हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो नीट और जेई के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट की। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम चेंज होगा, और ये मोमेंटम चेंज होने की जो रेट है वही फोर्स कहलाती है ना। इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस पर एक फोर्स लग रही है जो हमें नहीं पता है, यही फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी vi कैप। ये फोर्स लगने के कारण डेल्टा टी टाइम के बाद, है ना, आफ्टर डेल्टा टी टाइम इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हो गई v फाइनल। तो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, डेफिनेटली इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा। इनिशियल मोमेंटम चेक करते हैं। इनिशियल मोमेंटम है mvi कैप, फाइनल मोमेंटम है mv फाइनल, और इस मोमेंटम को चेंज होने में लगा समय है डेल्टा टी। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो एवरेज फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो डेफिनेटली फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा है तो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर बॉडी को डिफॉर्म भी कर सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज फोर्स की। एवरेज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यही अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना चाहूं, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं इंस्टेंटेनियस फोर्स, तो ये टाइम इंटरवल जो डेल्टा टी है वो हो जाएगा काफी छोटा। इंस्टेंटेनियस फोर्स के केस में ये टाइम इंटरवल काफी छोटा हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं इसे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की जगह डी पी बाय डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स का कैलकुलेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस फोर्स इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी, और p है हमारा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, तो p की जगह पुट करते हैं हम mv, तो d बाय डी टी mv। अब यहां से दो बातें हो सकती है। पहली बात ये कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरी कर रहा हो समय के साथ, या फिर ऑब्जेक्ट का मास वेरी कर रहा हो समय के साथ और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, पहला केस कंसीडर करते हैं जब ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी समय के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कार्स मूविंग ऑन द रोड। कार्स मूविंग ऑन द रोड, गाड़ियां जब रोड पे चलती है तो उनका मास चेंज नहीं होता, उनकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज होती है। कभी वेलोसिटी बढ़ती है, कभी वेलोसिटी घटती है, उनका मास कांस्टेंट रहता है। तो उन पे फोर्स कैसे निकालेंगे? एफ इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एम वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मास कांस्टेंट है तो मास डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम डी वी बाई डी टी, और dv by dt is rate of change of velocity with respect to time, and this is acceleration। तो फोर्स आ गई मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कब लगाएंगे फॉर्मूला? जब ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही हो। नेक्स्ट, मास इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इस बार हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर वेलोसिटी आ जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एम डी वी बाई डी, सॉरी वी डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और मास लगातार चेंज हो रहा है, डी एम बाई डी टी। फोर्स इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी। दिस डी एम बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब इसके एग्जांपल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। लेट अस सपोज एक पाइप है जिसमें से लगातार कोई फ्लूइड निकल रहा है ना, आप वाटर मान सकते हैं। लगातार कोई फ्लूइड निकल रहा है, वाटर निकल रही है, और वाटर निकलने की जो रेट है डी एम बाई डी टी, मान लेते हैं कुछ समथिंग kg इन पर सेकेंड में डी एम बाई डी टी, कोई भी फ्लूइड इस पाइप से लगातार निकल रही है,
और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ निकल रही है और ये फ्लूइड जाके किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है, तो इस पे कितना फोर्स लगाएगी ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, F इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी से। या फिर इसका एक और इस्तेमाल होता है रॉकेट प्रोपल्सन में। लेट अस सपोज ये हमारा एक रॉकेट है और रॉकेट आपको पता है कि गैस के इजेक्शन से आगे थ्रस्ट क्रिएट होता है, रॉकेट से लगातार गैसेस निकलती है रिलेटिव टू रॉकेट, है ना। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और इससे गैस का फ्लो हो रहा है लगातार, ठीक है। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैस इज dm बाई dt, और गैसेस की जो वेलोसिटी है वो है v रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो इस रॉकेट पे लगने वाला जो ऊपर की ओर थ्रस्ट फोर्स है वो हम लिख सकते हैं v dm बाई dt। तो बेसिकली इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पे सवाल पूछे जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल काफी आसान है। एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे एक 5 kg की ब्लॉक रखी हुई है और इस पर वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालना है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फोर्स का कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज 50 न्यूटन, ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60 डिग्री। अब इस 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे, एक सामने की ओर 50 साइन 60 और एक वर्टिकल डायरेक्शन में 50 कॉस 60। हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें फोर्स पता है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स लग रही है 50 साइन 60 और ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, तो ये कैंसिल आउट हो गया 10 साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज इक्वल्स टू 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स दी हुई आपको वेक्टर फॉर्म में, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। फोर्स दी हुई हमें वेक्टर फॉर्म में, उसका एक्सेलरेशन बता दिया है कि फोर्स लगने के बाद उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया, एक्सेलरेशन आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ऑब्जेक्ट की मास निकालनी है। फोर्स आपका वेक्टर फॉर्म में है तो फोर्स का भी आप मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके सम करना है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √200 न्यूटन। और आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास हमारे ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, तो मास हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड है √200 न्यूटन, एक्सेलरेशन है √2। कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा √100 दैट इज इक्वल्स टू 10 kg। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है वेरिएबल मास सिस्टम। इस पाइप से लगातार फ्लूइड निकल रहा है और फ्लूइड निकलने की रेट है 3 kg पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये फ्लूइड जाके हिट कर रहा है इस 5 kg ब्लॉक के, जो एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। और हिट करने की वजह से इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है और इस फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आएगी, वो हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 kg ब्लॉक। तो हम फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस लिक्विड के हिट करने से, जो वाटर निकल रही है, इस वाटर के हिट करने से फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा। तो फोर्स इक्वल्स टू v dm बाई dt, ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है, और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और dm बाई dt हमें दी हुई है 3 kg पर सेकेंड। दिस इज dm बाई dt। तो 5 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो फोर्स आ गई हमारी 15 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक निकालना है। एक्सेलरेशन हो जाएगी इसकी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स हमने कैलकुलेट किया 15 न्यूटन और इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, तो ये हो जाएगी
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 10 ग्राम की बुलेट इनिशियली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, एक वुडन ब्लॉक में जाके धंस जाती है। जैसे ही ये वुडन ब्लॉक जैसे ही ये गोली इस वुडन ब्लॉक में एंटर करना शुरू करेगी तो ये वुडन ब्लॉक उस पर रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा। धीरे धीरे जाके ये 50 सेंटीमीटर पे रेस्ट पे आ गया। आपको ये निकालना है कि इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट के ऊपर कितना एवरेज फोर्स लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, एक्चुअली डी एक्सेलरेशन क्या थी इसकी। आपने पढ़ रखा है स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस इस केस में है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 0.5 मीटर, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन a। यहां से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए इस ऑब्जेक्ट का, बुलेट की एक्सेलरेशन हो जाएगी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 2, तो ये आ गई 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ दिस बुलेट, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बुलेट पीछे की तरफ, है ना, ये एक्सेलरेशन है बुलेट की पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट रही है। अब इस पे लगने वाला एवरेज फोर्स आपको निकालना है, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बुलेट का मास है 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करिए 10 ग्राम को, तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है 10 की पावर 4, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 10 की पावर 2 यानी कि 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स के कारण उसका मोमेंटम समय के साथ वेरी कर रहा है और ये हमें ग्राफ के फॉर्म में अवेलेबल है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है, वो ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है और हमें निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एवरेज फोर्स क्या होगा इन बिटवीन 0 से 2 सेकेंड, है ना। 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज फोर्स निकालनी है। एवरेज फोर्स इन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। तो हमने पढ़ रखा है फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt इंस्टेंटेनियस के केस में, और एवरेज के केस में डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम कर्व, स्लोप ऑफ दिस मोमेंटम टाइम कर्व। और स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप इन दिस केस, स्लोप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी कितनी है, 0 से 10, तो दिस इज 10 माइनस 0। टाइम कितना है, 2 से 0, तो इट विल बी 2 माइनस 0, 10 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। यहां पे पुट कर देंगे हम फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन। काफी आसान सा सवाल है, सिंपल। सिंपली इसका जो फोर्स मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज फोर्स। नेक्स्ट हमें दी हुई है मोमेंटम इन द एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें फोर्स निकालनी है एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, है ना। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3t स्क्वायर प्लस 2, और हमें निकालने को उस पर फोर्स क्या लग रहा है। तो फोर्स आपने पढ़ा अभी जस्ट, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात कर रहा है, क्योंकि किसी एक टाइम इंस्टेंट पे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पूछ रहा है फोर्स, यानी कि इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू dp बाई dt, इंस्टेंटेनियस फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt, d बाई dt, और मोमेंटम की जगह पुट करेंगे 3t स्क्वायर प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 है कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और 3t स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 6t। तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपका 6t। अब हमें कब निकालनी है फोर्स, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो इसमें t की वैल्यू 3 पुट करेंगे। दिस इज 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन। तो फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड will be 18 Newton. This is the correct answer. Okay, see the next question.
इम्पल्स, अब समझते हैं कि इम्पल्स क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में काफी लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा हो तो दिस एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे काफी कम समय के लिए काफी लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट एवरेज ऑफ दैट लार्ज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। मैथमेटिकल फॉर्म में इसे समझते हैं। आई इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला लार्ज फोर्स और वो टाइम इंटरवल दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है इम्पल्स। इसी को अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, फोर्स वेरिएबल हो, तो इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में एफ डॉट डी टी, T1 से T2 तक, ठीक है। इसी को और एक्सपेंड कर सकते हैं आप, और मैनिपुलेट कर सकते हैं। फोर्स के बदले में आप रख सकते हैं dp बाई dt, आपने पढ़ रखा है ना फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इंस्टेंटेनियस फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt, ये पुट करेंगे वैल्यू dp बाई dt इंटू dp। अब ये लिमिट्स चेंज कर दिया हमने P1 से P2, dt से dt कैंसिल हो गई, क्या बचा सिर्फ dp, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp P1 से P2 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम, है ना। इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या फिर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एफ डी टी T1 से T2, या फिर चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, इसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। आई इक्वल्स टू डेल्टा पी, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इम्पल्स निकालना हो तो उसकी मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको इम्पल्स पता चल जाएगा। I equals to delta p, this is also called impulse momentum theorem, impulse momentum theorem, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी हम लोग करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ एफ टी कर्व, तो इम्पल्स का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व। तो इम्पल्स निकालने के इतने सारे तरीके हैं, F इक्वल्स टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या फिर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एफ डी टी T1 से T2, या फिर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। एक 10 ग्राम की क्रिकेट बॉल है जो सामने की तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। एक बैट्समैन है जो बॉल को इस प्रकार से हिट करता है कि बॉल सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हो जाती है। टाइम ऑफ कांटेक्ट है 0.01 सेकंड का। पहले तो आपको निकालना है कि इस बॉल पे लगने वाला इंपल्स क्या है ना। यू हैव टू कैलकुलेट इंपल्स। तो इंपल्स आपने पढ़ रखा है, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, that is equals to m v final minus v initial, ठीक है। तो मास इस ऑब्जेक्ट की आपको पता है 10 ग्राम, मास की जगह पुट करेंगे 10 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -3। फाइनल वेलोसिटी है आई कैप की तरफ और इनिशियल वेलोसिटी है माइनस ऐप की तरफ। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10 आई कैप, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से आई कैप की डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी इज 10 आई कैप। और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन यानी कि -10 आई कैप, माइनस ऑफ -10 आई कैप। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इंपल्स आ जाएगा। दिस इज 10 की पावर -2, 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 की पावर -2 आई कैप, या फिर 0.2 आई कैप। दिस इज इंपल्स। ये आ गया हमारा इस क्रिकेट बॉल पे लगने वाला इंपल्स। और बाद में पूछा है कि इस पे फोर्स बताओ अगर ये बैट के साथ 0.01 सेकंड तक कांटेक्ट में रहे। तो फोर्स इक्वल्स टू होती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा। एवरेज फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम क्या है, इंपल्स।
तो हम लिख सकते हैं इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स हमने कैलकुलेट कर लिया है 0.2, पुट कर देंगे यहाँ इम्पल्स इक्वल्स टू 0.2 और टाइम इंटरवल है 0.01 सेकेंड का, 0.01 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 10 ग्राम की बॉल, क्रिकेट बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी और इस बार बैट्समैन ने इसे 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है। इनिशियली भी इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, बैट्समैन ने हिट किया, फिर से ये 10 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। ठीक है, इम्पल्स निकालना है हमें। इम्पल्स इक्वल्स टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास है कितना, 10 ग्राम, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -3। ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो गई जे कैप की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी थी माइनस आई कैप की तरफ, है ना। फाइनल वेलोसिटी हमारा 10 जे कैप और इनिशियल वेलोसिटी हमारी -10 आई कैप। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, 10 जे कैप -10 आई कैप। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी 10 की पावर -2 इंटू माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप। 10 को कॉमन लेके बाहर ले लिया तो ये हो जाएगी 0.1 आई कैप प्लस जे कैप, है ना। ये 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाहर लेके आया तो ये हो जाएगी 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 यानी कि 0.1 आई कैप प्लस जे कैप। ये हो गई हमारी इम्पल्स, 0.1 आई कैप प्लस जे कैप। अगर आपसे इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछता है, अगर आपसे इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम निकाल के। तो ये हो जाएगी 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0.1 √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 0.1 इंटू 1.4 दैट इज इक्वल्स टू 0.14 kg मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स की जो यूनिट है वो मोमेंटम के यूनिट जैसी ही होती है, मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, तो इम्पल्स भी आ गया आपका kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है फोर्स कितना लगा इस पे, फोर्स इक्वल्स टू इम्पल्स अपॉन में टाइम। इम्पल्स हमने कैलकुलेट कर लिया 0.14 और टाइम ऑफ कांटेक्ट है 0.1 सेकेंड का। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1.4 न्यूटन, 1.4 न्यूटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 1 kg का हैमर है, 6 मीटर पर सेकेंड से सामने जाके एक वॉल को हिट करती है। हिट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इंपल्स आया इसमें, है ना, इस हैमर पे कितना इंपल्स आया। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड का हो तो इस हैमर पे वॉल ने कितना फोर्स लगाया और एवरेज रिटार्डेशन ऑफ दिस हैमर। ठीक है, तो सबसे पहले इंपल्स निकालते हैं। इंपल्स हमने पढ़ रखा है m v फाइनल माइनस v इनिशियल। इस ऑब्जेक्ट का मास, इस हैमर का मास है 1 kg, पुट करेंगे यहाँ 1, फाइनल वेलोसिटी है 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इस वॉल को हिट करेगा, हिट करने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 6 आई कैप, तो ये हो गई हमारी -6 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इम्पल्स ऑन दिस हैमर। नेक्स्ट, फोर्स इफ टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 0.1 सेकेंड। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड का हो तो फोर्स क्या हो जाएगी, इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स है हमारा -6 आई कैप, टाइम ऑफ कांटेक्ट है 0.1 सेकेंड, तो ये आ जाएगी -60 न्यूटन। दिस इज द एवरेज फोर्स एक्टेड ऑन दिस हैमर ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के दौरान इस 1 kg हैमर पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा। और इसका अगर एवरेज रिटार्डेशन निकालना चाहें इस हैमर का तो वो भी निकाल सकते हैं। एवरेज रिटार्डेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन इसका मास। फोर्स इस पर लगी है 60 न्यूटन की और इसका मास है 1 kg,
तो इट विल बी -60 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल्स टू -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एक फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें निकालना है इम्पल्स। आपने पढ़ा था कि अगर ग्राफिकल एनालिसिस हो, है ना, ग्राफ अगर दिया हो क्वेश्चन में, तो आपको कैसे निकालना है इम्पल्स? एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व, एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व। फोर्स टाइम कर्व हमारे पास दी हुई है और हमें इम्पल्स पूछ रहा है 0 से 0.5 सेकेंड के बीच। तो इम्पल्स हो जाएगी एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे हम 1/2। इसकी जो बेस है वो है 0.5 और हाइट है 5000। 0.5 इंटू 5000, 2 से कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 250, 1250 kg मीटर पर सेकेंड। और अगर आप चाहें तो एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये तो वेरिएबल फोर्स है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और अगर आप चाहें तो 0 से 0.5 सेकेंड के बीच में एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं। एवरेज फोर्स इक्वल्स टू इम्पल्स बटा में टाइम इंटरवल। इम्पल्स आपने कैलकुलेट कर लिया है 1250 और टाइम इंटरवल है 0.5 सेकेंड का, तो ये हो जाएगी 1250 इंटू 10/5, दैट इज इक्वल्स टू 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन। अब एक कोलिजन ऑफ बॉल विथ वॉल, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं ना, और ये भी काफी आसान है। देखिए ध्यान से, इस पे पूछता है आपसे कि अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से आके एक वॉल से कोलाइड करता है थीटा एंगल पे, दिस थीटा इज टेकन परपेंडिकुलर टू द वॉल, है ना। ये थीटा जो हम लोग कहां से लिए, परपेंडिकुलर टू द वॉल से ये थीटा एंगल लिया है, ठीक है। हाँ, हमें पूछ रहा है कि कितना चेंज हुआ मोमेंटम कितना चेंज हुआ इस बॉल का। तो इनिशियल मोमेंटम देखते हैं, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इस बॉल का, डेल्टा पी इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम क्या है इस ऑब्जेक्ट का? इनिशियल मोमेंटम है इस डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, एक इस तरफ हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगी थीटा। इस मोमेंटम के दो डायरेक्शन होंगे, है ना, इसकी वेलोसिटी के दो डायरेक्शन होंगे। ये इस तरफ है u, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा आई कैप, और एक माइनस u sin थीटा j कैप। सिमिलरली इसकी फाइनल वेलोसिटी के भी दो डायरेक्शन होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में, इफ दिस इज, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ u cos थीटा माइनस में आई कैप, और एक नीचे की तरफ माइनस u sin थीटा जे कैप, है ना। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि निगेटिव जे की तरफ, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये निगेटिव आई की तरफ, ये प्लस आई की तरफ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए u cos थीटा आई कैप। फिर से ये नीचे की तरफ, इसलिए माइनस u sin थीटा जे कैप। अब आप आसानी से इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी, mu cos थीटा आई कैप, मास इंटू वेलोसिटी, मास है m और वेलोसिटी u cos थीटा, तो mu cos थीटा आई कैप। इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली वर्टिकल के लिए माइनस मास इंटू वेलोसिटी mu sin थीटा जे कैप। फाइनल मोमेंटम भी हम लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम मास और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है माइनस u cos थीटा, तो माइनस mu cos थीटा आई कैप, और वर्टिकल डायरेक्शन में है माइनस u sin थीटा, तो माइनस mu sin थीटा जे कैप। ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हो गए। तो हम चेंज इन मोमेंटम बता सकते हैं, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम है माइनस mu cos थीटा आई कैप माइनस mu sin थीटा जे कैप। दिस इज फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम है mu cos थीटा आई कैप, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस mu cos थीटा आई कैप प्लस mu
साइन थीटा जे कैप। सॉल्व करेंगे तो ये एम यू साइन थीटा जे कैप, एम यू साइन थीटा जे कैप कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो चेंज इन मोमेंटम आ गया वो हो गया -2mu cos थीटा आई कैप। अगर आपसे सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप डायरेक्टली लिखें डेल्टा पी इक्वल्स टू 2mu cos थीटा। अगर आपसे पूछ रहा है कि वाल ने कितना फोर्स लगाया इस बॉल पे, अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट t हो, इफ टाइम ऑफ कांटेक्ट इज t, और पूछ लिया कि वाल ने कितना फोर्स लगाया, तो ये भी आप बता सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन t, दैट इज इक्वल्स टू 2mu cos थीटा अपॉन t। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी आपको एंगल परपेंडिकुलर से ना देके डायरेक्ट वाल से भी दे देता है। जैसे सपोज करिए कि ये एक वाल है, बॉल है ये m मास की, u वेलोसिटी से जा रही है और वाल से टकराने के बाद सेम स्पीड से रिबाउंड कर गई। एंगल थीटा आपको यहाँ से दिया हुआ है ना। देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल से दी हुई है और यहाँ एंगल वर्टिकल से दी हुई है, ये एंगल थीटा। तो इस केस में फोर्स की जो एक्सप्रेशन हो जाएगी वो कॉस थीटा ना होकर साइन थीटा हो जाएगी, है ना। फोर्स की जगह पे 2mu साइन थीटा बाई टी और चेंज इन मोमेंटम की जगह पे 2mu साइन थीटा। फोर्स इक्वल्स टू 2mu साइन थीटा बाई टी एंड चेंज इन मोमेंटम इज 2mu साइन थीटा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।